सुप्रभात बच्चों। आज हम उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 8 के लिए इसका लेसन 8 करेंगे, जिसका नाम है चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ में प्राकृतिक संपदा के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि जो प्राकृतिक संपदा है यह हमारी धरोहर होती है और जो हमारी धरती को बचाती है, लेकिन अनेक प्राणियों का यह घर होती है। हम सबको बचाती है, हर प्रकार का वस्तु प्रदान करती है, जिससे हम सभी प्राणी अपना पेट भरते हैं, तन ढकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए औषधियाँ प्राप्त करते हैं तथा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री तैयार करते हैं। इसके पश्चात इसको समाप्त करना जीवन को समाप्त करने के बराबर है। इसलिए प्रकृति की हर वस्तु की सुरक्षा करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। आइए इस पाठ के द्वारा भली भांति हमें यह समझ सकते हैं। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में कुरुमीनाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ी नुमा जमीन पर खेती करते थे और माँ बकरियों की देखभाल करती थी। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उस दिन एक दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर से मेरी आवाज़ दब गई। मुझे लग रहा था मेरी माँ मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। सुन दा मैंने भागना चाहा, लेकिन हिल भी न सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज मेरी आंखों पर आ लगी। डगमगाकर मैं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया, मैंने आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार ही पाया। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों से मेरी देह कांप रही थी। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। रावगुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए थे और मेरे माता पिता बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी, लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारी ढंग से बच गए थे। वे सब रावगुरु ने हमें बताया था और उनकी पत्नी ने, जिसे मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती थी। सबसे अधिक भयानक था वह मेरे चारों ओर का अंधकार। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधेरे गड्ढे में गिर गई हूँ। रावगुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी अलग हो गई थी कि सब मेरा मजाक उड़ाते और मैं रोने लग जाती थी। रावगुरु बहुत अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीजें तैयार करती, मैं माला पिरो देती। शाम का समय रावगुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे रहते और अनेक विषयों पर बातें करती। भूस्खलन की घटना बार बार मेरे मन में उमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मामा ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वह पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा कर रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर कहीं हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पहाड़ों को नंगा करना, हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे गए हैं। कारखाने लगाने के लिए भी पेड़ काटे जाते हैं और यह कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। मैं स्पर्श द्वारा बहुत कुछ महसूस करने लगी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी चीजें समझने लगी थी। मेरी स्मरण शक्ति थी जो वह बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुग्गू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों से अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे पसंद था। वहां मैंने एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ गई और गुग्गू भी मेरे निकट बैठ गया। पेड़ पर बैठे एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी आवाज आ कू का मैं उत्तर देती तो वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारती। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो हवा के एक झोंका
जिसकी गंध से मैं परिचित थी मुझे छू गया। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी कू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने कू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कौतूहल जाग उठा और मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहां से पेड़ ही गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। मैंने झुककर ठूंठ को सूंघा। मैं सोचने लगी है तो चंदन की लकड़ी है। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूंठों का पता लगाया। मैं सोचने लगी इन चंदन के पेड़ को किसने काटा और क्यों काटा। पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने स्वयं ही दोहराया, भू भू भू। आओ गुगु घर चलें, मैंने उसे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा किसी ने उस तरफ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल से किसने काटे होंगे सुनंदा? इस बार मुझे कुछ पता नहीं, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने मुदालियर से पूछा था। वह कहता था कि इस क्षेत्र के चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तो कोई उनकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में राव गुरु कहते रहे। यह सुनकर मुदालियर काफी परेशान हुआ और मुझसे कहा, सुनंदा से कहा कि वह ऐसी अफवाहें न फैलाए। आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और सांत्वना दी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही थी। अगले दिन सुबह ही मेरे गुगु चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुगु को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। तभी गुगु घुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही क्षण गुगु कूदकर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पैरों के हाथ निकट आते जा रही थी। जैसे कोई नजदीक आया, गुगु ने भौंकना बंद किया। किसी ने गुगु से पूछा, रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरफ क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदालियर की आवाज पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया उसने मुझे नहीं देखा था। उसके कदम इतनी दूर चले गई कि उनकी आंखें बंद हो गई। मैंने चैन की सांस ली। अगली रात घड़ी में 11 बजने का इंतजार कर रही थी। राव गुरु और उसकी पत्नी ने खराटे भरने शुरू किए तो मैं गुगु को साथ लेकर दबे पांव निकल पड़ी। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी कीर कीर की आवाज सुनी। गुगु परेशान होकर घुराने लगा। अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज में गुगु से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज तेज होती गई। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम नहीं कर सकते, तब तो मुझे देख लेंगे। मैंने गुगु को रास्ते के एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरह की आवाजों को सुन रहे थे। किर किर का स्वर बराबर आ रहा था और अब वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफी देर तक इसी तरह चलता रहा। फिर किर किर की आवाजें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफी है। रात के 2 बज रहे हैं। इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों से सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के सिंचों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक्सी रह गई। जो आवाज में सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। जरूर दूंगा जनाब, एक अन्य सवर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई, लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालियर का स्वर बार बार कानों में गूंज रहा था। सुबह राव गुरु के जागने पर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? राव गुरु ने मुझसे पूछा। एकदम मामा। तब तो मुझे उटक मन में पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी। राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपकाकर बोला, बड़ी बहादुर लड़की है। कुछ दिनों बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहां मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली गई। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा।
यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक ही महीने पश्चात एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मामी ने कहा, आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। तुम कुछ अपने फायदे के काम सीख सकोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती थी, मगर मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। धन्यवाद।